गुड आफ्टरनून बच्चों आज 11th के फिजिक्स में हम नया चैप्टर सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही जब मोशन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि पथ के आधार पर गति दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी लीनियर मोशन यानी रेखीय गति और दूसरी गति होती है वृत्तीय गति। तो आज हम वृत्तीय गति की चर्चा कर रहे हैं। वृत्तीय गति क्या है इसकी चर्चा सबसे पहले करें। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए किसी पिंड का प्रत्येक बिंदु पर वेग का जो परिमाण होता है वो तो समान होता है, पर उसकी दिशा प्रतिक्षण बदलती जाती है, इसलिए वेग परिवर्तित होता है। वेग की जब चर्चा करेंगे तो सदिश राशि होगी, यानी वेग का परिमाण तो अपरिवर्तित रहता है लेकिन वेग परिवर्तित होता है। देखिए ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ये कोई सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ए है, कोई वस्तु यहां से भी वेग से गतिमान है और इसके बाद कुछ समय पश्चात ये इस स्थिति में आती है, इसका वेग भी इस डायरेक्शन में हो जाता है। इसके पश्चात ये जब यहां पहुंचती है तो इसकी वेग की दिशा इस डायरेक्शन में होती है और यही जब इस डायरेक्शन में पहुंचती है तो इसकी वेग की दिशा जो होती है वही इस डायरेक्शन में होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वेग का परिमाण अपरिवर्तित रहते हुए भी वेग बदलता है, यानी वेग की दिशा परिवर्तित होती है, इसलिए वेग परिवर्तित होता है। तो ये आपका वृत्तीय गति का एक जनरल एग्जांपल है। हम आपको अगला जो बताएंगे वो है बात हम बताएंगे वृत्तीय गति में क्या है। वृत्तीय गति में जो आपका रेखीय विस्थापन होता है वह रेखीय विस्थापन आपका दूरी में होता है, लंबाई में होता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरह से डिनोट करते हैं। जबकि आपका जो वृत्तीय गति करती वस्तु होती है उसमें जो विस्थापन होता है वह कोण में होता है, उसको हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आप देख रहे हैं कुछ सर्कुलर पाथ है, यहां पर कोई गति करती हुई कोई वस्तु है, ये बिंदु पर ये भी वेग से चल रही है, कुछ समय पश्चात ये इसकी स्थिति इस तरह से हो जाती है और इस स्थिति में यह थीटा कोण परिवर्तित हो रहा है। कितना हो रहा है? ये आपका थीटा कोण है और आप देख सकते हैं कि ये कोण अगर थीटा है तो अगर इसको डॉट डॉट करके हम आगे की ओर अगर बढ़ाएं, इसको डॉट डॉट करके स्पर्श रेखा को आगे की ओर बढ़ाएं तो आपको ये पता है कि ये स्पर्शी है, यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, 90 90 180 हो गया, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो ये कोण कितना होगा? ये कोण हो जाएगा आपका थीटा, क्योंकि एक रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 अंश होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वृत्तीय गति करता हुआ पिंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो वास्तव में उसमें कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है? ये कोण का विस्थापन हो रहा है आपका थीटा। जितना केंद्र पर कोण बनता है उतना ही इसमें कोण में ही क्या होता है? विस्थापन होता है। जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब जा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कितने कोण का विस्थापन हुआ? थीटा कोण का। ठीक है बच्चों,
तो आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा देना चाहेंगे, वृत्तीय गति करती हुई कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना कोण विस्थापित होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये रहा कोणीय विस्थापन। अब इसके बाद चर्चा जो अगली करेंगे हम कोणीय वेग की करेंगे। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग क्या होता है? देखिए, एक वृत्ताकार आपका पथ है। इस वृत्ताकार पथ में कोई पिंड यहां से यहां तक, यानी ये आपका डेल्टा थीटा कोण ए से बी तक जाने में, ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोण का विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा थीटा। और ये चाप में हमने मान लिया है क्या है, डेल्टा एस। तो ये कोण जितना विस्थापित हो रहा है वही क्या होता है, कोणीय विस्थापन। कितने समय में हो रहा है, यहां से यहां तक, डेल्टा टी समय में हो रहा है। तो कोणीय वेग का जो सूत्र होता है यह होता है ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी। यानी कह सकते हैं एकांक समय में हुए कोण परिवर्तन की दर को, एकांक समय में हुए कोण परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसको आप कैलकुलस की भाषा में लिखना चाहें तो डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी कोणीय वेग के बाद, कोणीय वेग का अगर मात्रक हम लें तो कोणीय वेग का मात्रक होता है, का मात्रक ये होता है रेडियन पर सेकेंड। इसकी बीमा जो होगी वह रेडियन की कोई बीमा नहीं होती, बीमा लेस क्वांटिटी है, और समय की क्या हो जाएगी, टी। तो यह हो जाएगा टी माइनस वन, ये आपकी आपको टी माइनस वन लिखना पड़ेगा। इसके बाद अगली हेडिंग हम डाल रहे हैं कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। आइए देखते हैं, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में, रेखीय शब्द है, रेखीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity. What is relation between these two? Since we know, हमको पता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। कोण कितना है बच्चों, यहां पर डेल्टा थीटा या डी थीटा है, और चाप ये से बी तक जाने में कितना चाप अंतरित हो रहा है, डेल्टा यस। त्रिज्या कितनी है, आर। अब इसमें क्या करें, दोनों तरफ डेल्टा थीटा का भाग लगा दें, डेल्टा टी का, डेल्टा टी का डिवीजन करो डेल्टा यस अपान डेल्टा टी। अब यहां से आपको पता है कि डेल्टा यस अपान डेल्टा टी क्या होता है, भी बराबर होता है डेल्टा यस बटा डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा 1/r इंटू भी, या लिख सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यह एक आपका अधिष्ट फार्मूला बना, v इक्वल टू आर ओमेगा। शायद ये नीचे परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो इसको हम इस साइड में भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा थीटा को लिखा जा सकता है ओमेगा 1/r, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को क्या लिखा जा सकता है, भी। तो भी हो जाएगा, इट कैन बी राइट v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये आपका एक फार्मूला बना, v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कोणीय त्वरण की। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको हम कई तरीके से हल कर सकते हैं। हमारा जो ये बेसिक सूत्र है ये क्या है, v बराबर आर ओमेगा, हम यही से निकालेंगे। t के सापेक्ष अवकलन कर दें, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dv बाई dt, r अचर है बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बाई dt। हमको पता है dv बाई dt क्या होता है, a होता है। डी ओमेगा बाई dt क्या होता है, डी ओमेगा बाई dt को आप जान लीजिए, इसको अल्फा कहते हैं। अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई dt, यानी कोणीय वेग का जब आप, अच्छा ये रिलेशन, मैं कोणीय वेग और इसमें संबंध बता दिया आपको। कोणीय त्वरण की चर्चा हम बाद में करेंगे, अब बता दिया पहले तो इसको देख लें। r इंटू अल्फा हो जाएगा। ये क्या है, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध है। इसको हमने पहले बता दिया और कोणीय त्वरण को इसके बाद बता देते हैं। कोणीय त्वरण ये क्या है बच्चों, प्रति एकांक समय में वृत्तिगत करती हुई वस्तु के प्रति एकांक समय में हुए कोण विस्थापन या हुए कोणीय वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं, कोणीय परिवर्तन की दर को, कोणीय परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय परिवर्तन की दर, कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा कोणीय परिवर्तन बटा समय या समयांतराल। इसको आप लिख सकते हो अल्फा, एक कोणीय परिवर्तन हमने मान लिया डेल्टा ओमेगा और समयांतराल डेल्टा टी, या कैलकुलस की भाषा में जाएंगे तो इसको डी ओमेगा बाई डी टी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका मूल सूत्र बना, ये आपका मूल फार्मूला है जिसको आप याद करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसका मात्रक क्या है। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और इसकी विमा अगर आपको निकालनी हो तो रेडियन की कोई विमा नहीं होती, सेकेंड स्क्वायर की विमा हो जाएगी 1/t स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो t पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी विमा भी निकाली जा सकती है। तो ये आपका बेसिक चीज है। इसके बाद हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं वृत्तीय गति करती हुई वस्तु का त्वरण। वृत्तीय गति करती हुई वस्तु का त्वरण। हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु का त्वरण। देखिए हेडिंग है आपका वृत्तीय गति करती वस्तु का त्वरण। ये हमको निकालना है। वास्तव में वृत्तीय गति करती हुई वस्तु अगर होती है इस तरह, तो यहां सेंटर है, यहां पर भी वेग से गतिमान है और इसमें आपको ये पता होगा वृत्तीय गति करती हुई वस्तु पर एक त्वरण कार्य करता है। वृत्तीय गति करती हुई एक जो वस्तु होती है उस पर उसके केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य, एक केंद्र की ओर एक दिष्ट
त्वरण कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अविकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो केंद्र की ओर दिष्ट एक त्वरण होता है, या अविकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसको AC से भी निरूपित करते हैं, क्योंकि वृत्तिगत करती हुई वस्तु का त्वरण जो होता है, इसको संक्षेप में हम लिखते हैं अविकेंद्र त्वरण। अविकेंद्र त्वरण, अंग्रेजी में इसका नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसका तात्पर्य है कि यह या तो सेंटर की ओर दिष्ट होता है, सेंटर की ओर लगता है, या सेंटर से बाहर की ओर लगता है। ये दोनों प्रकार हो सकता है। केंद्र की ओर दिष्ट का मतलब ये होता है, यह अंदर की ओर भी हो सकता है, आवश्यकता अनुसार बाहर का जब संतुलन करना है तो ये अंदर लगता है, जब अंदर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर संतुलन करना है तो बाहर की ओर लगता है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन केंद्र से दिष्ट होता है, जो अंदर बाहर दोनों तरफ फोर्स एग्जर्ट कर सकता है। वह जो एग्जर्ट फोर्स होता है, आगे हम आपको बताएंगे, उसको अविकेंद्र बल कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो इसका डिफिनीशन आप लोग जान लीजिए। इसका डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन यही है कि वृत्तिगत करती हुई कोई वस्तु, है ना, जब वृत्तिगत करती हुई कोई वस्तु होती है तो उस पर केंद्र की ओर दिष्ट एक त्वरण कार्य करता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, अविकेंद्र त्वरण कहते हैं। वृत्तिगत करती हुई कोई वस्तु के केंद्र की ओर दिष्ट एक त्वरण कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अविकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसके बाद हम बताएंगे। अब यहां पर O मान लेते हैं, ये है आपका A। कुछ समय पश्चात A से B तक पहुंचता है, उस स्थिति में इसका वेग जो होता है वह V होता है। अब इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि A अगर थीटा कोण गया है, मान लीजिए क्या है, थीटा कोण है। अगर ये थीटा कोण है तो यहां पर वास्तव में जो कोणीय विस्थापन होता है, ये भी क्या होता है, थीटा कोण ही होता है। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपकी रेखा गणित पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। विदाउट कंप्लीट वर्क ऑफ ज्योमेट्री यू कैन नॉट टेक any question, because it is most important parts given by geometry. तो यहां पर भी थीटा हो जाएगा बच्चों, इसको हम दिखाएंगे। ये आपका है, इसी को लेकर के जैसे ये दोनों वेक्टर हैं, यहां पर हम वेग सदिश v1 माने और यहां पर इसकी वेग सदिश को v2 माने। तो आपको ये पता है कि हर बिंदुओं पर जो वेग होता है वह वेग क्या होता है, समान होता है। तो मॉड v1 बराबर मॉड v2, इसका जो आपका परिमाण है वो क्या है, v है। अब इन्हीं दोनों को आधार मानकर देखिए, एक वेक्टर आपका ऐसे गया है, इस तरह से v1 इस डायरेक्शन में है, और यहां से दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में गया है। अब ये आपका कोण यहां जो बनेगा वो क्या है, थीटा है। इसको आपको मिला दिया गया, इसका नाम कुछ लिख सकते हो, PQR। अब आप देख सकते हो ये क्या है, v1 है, ये क्या है, v2 है, और इसका परिमाण क्या है, ये डेल्टा v हो जाएगा। v1 v2 का जो परिणामी होता है
आपको पता है कि डेल्टा V वेक्टर जो है वो क्या होता है, V1 माइनस V2 वेक्टर। इन दोनों का जो परिणामी है वो डेल्टा V है। यहां पर भी वही स्थिति है, आप देख सकते हैं समरूप इसी के सदृश यहां त्रिभुज का निर्माण किया गया है। तो समरूप त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। थीटा के ठीक सामने की भुजा क्या है, ये है। इसका चाप हमने मान लिया क्या है, डेल्टा S। ये आपका डेल्टा S है। तो इसमें क्या हो जाएगा, AB। यहां पर थीटा के ठीक सामने की भुजा क्या है, PR। तो PR ले लेंगे, जब सिमिलर करते हैं, समरूप करते हैं, तो AB अपान PR। इसी तरह से हमने अगर इस साइड को लिया है, इसकी त्रिज्या क्या है, हमने मान लिया इसका रेडियस R है, तो इसको लेंगे OA, और यहां पर एक लेंगे कोई V1। अब आप V1 का मान क्या है, PQ को रूप में लिखेंगे। इसको जरा हल करिए। AB क्या है, AB क्या है, AB है डेल्टा S। PR क्या है, PR क्या है बताओ, डेल्टा V, बिल्कुल। और OA क्या है, OA आपका R है। PQ क्या है, इसका मॉडुलस किए हैं तो इसका मॉडुलस आया है V। ठीक है बच्चों। अब कैलकुलस की भाषा अगर हम देखें और न भी देखें कोई बात नहीं, कैलकुलस की भाषा में इसको DV या इसको DS बोला जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। डेल्टा S इज इक्वल टू हो जाएगा R/V इंटू डेल्टा V। बच्चों अब इन दोनों में हम डेल्टा T का डिवीजन करेंगे। दोनों तरफ डेल्टा T से भाग देने पर डेल्टा S अपान डेल्टा T इज इक्वल टू R/V डेल्टा V अपान डेल्टा T। अब आप देख सकते हो डेल्टा S अपान डेल्टा T का मान क्या होता है, ds अपान dt का मान क्या होता है, v होता है, तो ये v हो जाएगा। और डेल्टा v अपान डेल्टा t का मान क्या होता है, a होता है, एक्सेलरेशन। तो तिर्यक आप गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू ए, या a इक्वल टू v स्क्वायर अपान r। तो इस तरह से ये आपका अभिकेंद्र बल का एक अभीष्ट फार्मूला प्राप्त हुआ बच्चों। क्या हुआ, एक अभीष्ट फार्मूला प्राप्त हुआ। इसको हम अगर चाहें तो हमको पता है v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा a इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान ये r हो जाएगा, एक r आपका कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक आपका एक फार्मूला तैयार हुआ। और भी फार्मूला बन सकते हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t होता है। तो इसको अगर यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और ये आपको पता है n इंटू टी बराबर 1 होता है, तो इसी को प्लेस करेंगे तो 2πn हो जाएगा। अगर ओमेगा का मान यहाँ प्लेस करते हैं तो दो नए फार्मूले बन जाएंगे। वो समय के साथ जब न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएगा तो अपना बना करके किया जा सकता है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं अभिकेंद्र बल। सेंट्रीपेटल फोर्स। देखिए बच्चों, ये आपको पता है वृत्तीय गति करता हुआ कोई पिंड, जैसे मान लीजिए ये आपका पिंड है और ये भी वेग से आपका चल रहा है। तो वृत्तीय गति करता हुआ कोई वस्तु जब एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र की ओर दिष्ट एक बल कार्य करता है, एक त्वरण कार्य करता है, जिसके कारण वह बल लगता है। तो एक बल कार्य करता है जिसे सेंट्रीपेटल फोर्स F के नाम से संबोधित करते हैं। यह जो है
वह वास्तव में जो वेग होता है इसके सदैव क्या होता है, लंबवत होता है। ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है जब वह वेग के कारण जो बल लगता है उसके ठीक लंबवत होता है। इसी का संतुलन करके यह एक वृत्ताकार पथ में इसको घुमाता रहता है, क्योंकि जो वेग होता है वह वास्तव में किसी वृत्तीय पथ पर एक स्पर्श रेखा में होता है और यह केंद्र की ओर दिष्ट होता है। यही कारण है कि दोनों का परिणामी एक वृत्ताकार पथ बनता है और एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो केंद्र की ओर दिष्ट एक बल कार्य करता है जो क्या करता है, इस वेग के कारण उत्पन्न जो बल होता है अथवा त्वरण होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है और इसको वृत्तीय पथ में घुमाने का कार्य करता रहता है। ऐसे बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल बहुत आसान है। अभिकेंद्र बल यम बराबर यम ए होता है और यम ए की वैल्यू आपको प्राप्त कराई जा चुकी है, एम बी स्क्वायर बाई आर। एक फार्मूला आपका यहां से निकलता है। भी का मान आपको पता है, ए का मान दूसरा भी है आर ओमेगा, तो अगर इसको मान रखते हो तो यम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये दो अलग अलग सूत्र बन जाते हैं। तो इस तरह से ये होता है आपका अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल समझ रहे हैं, अभिकेंद्र बल जो होता है वह केंद्र की ओर दिष्ट होता है। केंद्र की ओर दिष्ट का मतलब यह है कि केंद्र की ओर लगेगा या केंद्र से दूर लगेगा। और ये वेग के कारण जो बल लगता है, वह वेग के कारण जो बल होता है वह सीधे एक स्पर्श रेखा में होता है। यही कारण है कि इन दोनों का परिणामी बल इसको एक वृत्तीय पथ में सदैव टहलाता रहता है या घुमाए रखने का कार्य करता है। यह सदैव वेग वाले बल के सीधे लंबवत लगता है। इसके बाद आपको हम बताएंगे अभी अगला हेडिंग, इसमें एक और स्टेप बाकी है जिसको हम बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, इसको उतारिएगा। इसमें ये चीज है, जैसे हमने बताया, वास्तव में वृत्तीय गति करते हुए पिंड का त्वरण, वृत्तीय गति करते हुए पिंड का त्वरण, देखिए बच्चों, ये आपका है, जैसा कि हमने बताया कि वृत्तीय गति करता है, तो अगर भी वेग से इधर चल रहा है, ये वेग से इधर चल रहा है, वृत्तीय पथ है, इस तरह से वृत्तीय पथ है और यहां पर आपका सेंटर है, तो स्वाभाविक है ए टी या ए आर भी बोलते हैं या ए सी भी बोलते हैं इसको। ए आर मीन्स रेड्डी यानी त्रिज्य त्वरण, त्रिज्या की ओर कौन सा त्वरण लगता है, अभिकेंद्र त्वरण लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, तो इसको हम ये लिखेंगे। और इसके बाद ये जो त्वरण इस पर लगता है वह भी वेग के कारण जो त्वरण लगता है वह होता है एटी, स्पर्शीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब इन दोनों त्वरण का जो परिणामी त्वरण होता है बच्चों, वही इस पर टहलाता है, इसको हम मानते हैं, मान लिया ए त्वरण है, क्या है ए। अब इन दोनों के सदिशों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें त्रिज्य त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण क्या है, त्रिज्य त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण ए आर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपका वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका पहला समीकरण। और स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, ये है आपका एटी,
अब ये कैसे प्राप्त होगा, v वेग से चल रहा है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt, dv बाई dt। अब ये dv बाई dt होता है। अब आपको पता है कि AR तथा AT परस्पर लंबवत है, अतः A इक्वल टू होता है AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यहां से A इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई R का होल स्क्वायर dV बाई dt का होल स्क्वायर। ये भी आपका एक अभीष्ट फार्मूला बनता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज इस एपिसोड में बस यही तक, अगले दिन हम दूसरा एपिसोड लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।